तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने अपने आइसक्रीम 6 गेम प्ले की वीडियो में आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग उस वीडियो पर 5000 लाइक कंप्लीट करा दे तो देन मैं आने वाली वीडियो में आइसक्रीम 6 की स्टोरी और टॉप 5 सीक्रेट की वीडियो लेकर आऊंगा। एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने उस वीडियो पर हमारे लाइक टारगेट को पूरा करा दिया। तो गाइस वीडियो आ चुकी है, लेकिन मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा इस गेम की, क्योंकि आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि आइसक्रीम 6 में भी क्या चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है कि आइसक्रीम 6 की स्टोरी क्या है, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आइसक्रीम 6 गेम के टॉप 5 सीक्रेट के बारे में। फॉर एग्जांपल, आपको इस गेम में एक कट सीन दिखाया जाता है और उस कट सीन में आपको इविलन दिखाई जाती है। तो वो जो कट सीन है, उस कट सीन के थ्रू आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है, या फिर उस कट सीन के पीछे की बैक स्टोरी क्या है, इस चीज का सीक्रेट मैं आपको ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ आपने आइसक्रीम 6 में रोड की फैक्ट्री में एक सीक्रेट म्यूजियम देखा होगा, जहां पर काफी सारे फोटोज लगे हुए होते हैं और उन फोटोज में रोड के जैसे दिखने वाला एक बंदा होता है। और उन फोटोज के साथ साथ उस म्यूजियम में और भी काफी सारे आइटम रखे हुए होते हैं, लाइक वहां पर काफी सारी पुरानी मशीन और भी बहुत सारी चीजें रखी भी होती हैं। तो यार उस म्यूजियम में जो इतने सारे फोटोज और आइटम है, उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, उनके पीछे की कहानी क्या है, और रोड ने एक पर्टिकुलर सीक्रेट म्यूजियम बना के उन सारे आइटम को, उन सारे फोटोज को इतना ज्यादा संभाल कर क्यों रखा हुआ है आज भी। तो इस चीज का सीक्रेट भी आपको ये वाली वीडियो में पता लगने वाला है। बेसिकली आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ 10,000 लाइक, यानी 10 के लाइक। आई होप सो कि आप लोग पूरा करा दोगे। बस आप लोगों को एक लाइक का बटन दबाना है, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है और ऑटोमेटिकली जो लाइक टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए लाइक कर देना। लाइक कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, इसी के साथ साथ मेरा एक और न्यू गेमिंग सेकंड चैनल है, जहां पर मैंने अभी मतलब थोड़ी टाइम पहले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 1 डाल दिया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गेम प्ले देखने में तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देख लेना, लाइक भी कर देना वहां पर भी। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। टाइम पड़े, लेट्स गो। ओके, तो मैं अपने सीक्रेट का काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। हमारा जो नंबर 5 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है रोड म्यूजियम सीक्रेट। देखो यार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर आपने मेरे आइसक्रीम 4 या फिर 5 की स्टोरी देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि जो रोड के डैड जोसेफ सालेबेन थे, वो एक पॉपुलर, एक बहुत ज्यादा फेमस आइसक्रीम मेकर थे, जो काफी ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनाया करते थे और सारे ही लोग उनसे आइसक्रीम को खरीदा करते थे। लेकिन यार शुरू से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो रोड के डैड जोसेफ सालेबेन थे, ये बात है तब की जब उन्होंने अपना आइसक्रीम का बिजनेस शुरू में स्टार्ट ही किया था। तो उस टाइम पर वो दूसरे आइसक्रीम मेकर की तरह ही एक नॉर्मल आइसक्रीम मेकर थे, और जो उनकी आइसक्रीम का टेस्ट था वो भी एक नॉर्मल आइसक्रीम से थोड़ा बहुत कम ही था। जोसेफ सालेबेन के पास उस टाइम पर इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक मैकेनिकल यानी एक इलेक्ट्रिकल आइसक्रीम मेकर मशीन को खरीद सके। दैट्स व्हाई वो एक पेंडल से चलने वाली आइसक्रीम मेकर मशीन को यूज करते थे, जिस मशीन के थ्रू वो अपनी आइसक्रीम को बनाकर बेचा करते थे। तो अभी जो आप आइसक्रीम 6 में रोड के म्यूजियम में एक मशीन देखते हो जिसमें पेंडल लगे हुए होते हैं, तो वो मशीन रोड के डैड यानी जोसेफ सालेबेन की होती है। और ये मशीन उस टाइम की होती है जब रोड के डैड जोसेफ सालेबेन ने अपना आइसक्रीम का बिजनेस शुरू ही किया था। आई होप सो कि अब आपको उस मशीन के पीछे की बैक स्टोरी पता लग चुकी होगी। ओके, अभी अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, जोसेफ सालेबेन अपनी पेंडल से चलने वाली मशीन का यूज करके आइसक्रीम को बनाया करते थे और वो उसको बेचा करते थे। लेकिन यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जोसेफ सालेबेन की आइसक्रीम इतनी ज्यादा टेस्टी नहीं बन पाती थी, वो अपनी आइसक्रीम को ज्यादा टेस्टी नहीं बना पाते थे। मतलब नॉर्मल आइसक्रीम से भी थोड़ा सा कम टेस्ट होता था उनकी आइसक्रीम का। दैट्स वाई उनसे बहुत ही ज्यादा कम लोग आइसक्रीम को खरीदते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा दिन निकल जाता था और कोई भी उनके स्टॉल पर नहीं आता था उनकी आइसक्रीम खरीदने के लिए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा टेस्टी नहीं होती थी। तो यार एक दिन की बात होती है कि एक बार जोसेफ सालेबेन के स्टॉल पर एक बंदा आता है आइसक्रीम लेने के लिए। देन जैसे ही वो उनकी आइसक्रीम को टेस्ट करता है तो उस बंदे को जोसेफ सालेबेन की आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसको उस आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। दैट्स रीजन वो बंदा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो जोसेफ सालेबेन के स्टॉल पर ही उनकी आइसक्रीम को फेंक कर चला जाता है, उनको थोड़ी बहुत बातें सुनाकर। ये चीज देखकर जोसेफ सालेबेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता है इस बात का। और वहीं पर जोसेफ सालेबेन ठान लेते हैं कि जब तक वो दुनिया की सबसे टेस्टी, सबसे यूनिक टेस्ट वाली आइसक्रीम नहीं बना लेते, वो तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। अब उनके ऊपर दुनिया की सबसे टेस्टी आइसक्रीम बनाने का भूत चढ़ जाता है। तो ये चीज
सोचने के बाद जोसेफ सालेबैन अपना स्टॉल बंद कर अपने शहर से ही बाहर चले जाते हैं। वो सिटी से बाहर निकलकर दुनिया की जगह जगह पर जाकर तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से उनके टेस्ट के बारे में पूछते हैं। वो काफी सारे लोगों से उनके टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि उनको किस तरह का टेस्ट पसंद है। बेसिकली जोसेफ सालेबैन जगह जगह पर जाकर लोगों के टेस्ट के बारे में उनसे पूछते हैं और वो उनके टेस्ट को रिकॉग्नाइज करके अपनी डायरी में लिखते हैं ताकि वो उन सारे टेस्ट को एक साथ मिलाकर अपनी आइसक्रीम को बना सकें। इतने ज्यादा क्रेजी हो चुके थे जोसेफ सालेबैन अपनी आइसक्रीम को टेस्टी बनाने के लिए। तो यार अब जो आप आइसक्रीम 6 के म्यूजियम में एक दीवार पर एक काफी ज्यादा पुरानी फोटो लगी भी देखते हो जिसमें रोड के जैसा दिखने वाला एक बंदा होता है और उसके पास और भी काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तो वो बंदा बेसिकली जोसेफ सालेबैन ही होते हैं और ये फोटो उस टाइम का होता है जब जोसेफ सालेबैन दुनिया की जगह जगह पर घूमकर लोगों से उनके टेस्ट के बारे में पूछते हैं, उनके टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और उस फोटो में भी आप देख सकते हो कि जोसेफ सालेबैन काफी सारे लोगों से बात कर रहे हैं। बेसिकली वो उनके टेस्ट के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वाले फोटो की बैक स्टोरी भी पता लग चुकी होगी। ओके, तो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। तो अब काफी ज्यादा घूमने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, दुनिया की जगह जगह पर घूमने के बाद जोसेफ सालेबैन फाइनली एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक मशीन को इन्वेंट करते हैं। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिस मशीन के थ्रू वो दुनिया के सारे टेस्ट को मिलाकर अपनी आइसक्रीम की रेसिपी बना सकते थे और ये मशीन दुनिया की सबसे ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी बना सकती थी। इस मशीन को बनाने के लिए जोसेफ सालेबैन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो जगह जगह पर घूमा, तरह तरह के लोगों से टेस्ट के बारे में पूछा, जब जाकर उसने एक ऐसी आइसक्रीम मेकर मशीन को इन्वेंट किया था जो उसकी आइसक्रीम को दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा टेस्टी बना सकती थी। लेकिन यार इस मशीन का भी एक डार्क सीक्रेट था। इस मशीन से रेसिपी बनाने के लिए इसके अंदर एक चबी बच्चे को डालना पड़ता था। देन उस चबी बच्चे की बॉडी के थ्रू ये मशीन आइसक्रीम की रेसिपी को बनाती थी और जब वो चबी बच्चा होता था वो मर जाता था। तो ये इसका एक डार्क सीक्रेट था। लेकिन जो जोसेफ सालेबैन था वो ऐसा ही करता है। वो काफी सारे चबी बच्चों को किडनैप करता है और वो उस मशीन के अंदर डालकर अपनी आइसक्रीम की रेसिपी को बनाता है। देन धीरे धीरे करके जोसेफ सालेबैन अपनी आइसक्रीम को लोगों तक भेजता है और जैसे ही वो आइसक्रीम लोगों तक पहुंचती है, जब लोग उसको टेस्ट करते हैं तो जो भी उसको एक बार टेस्ट करता था, उस आइसक्रीम को एक बार टेस्ट करने के बाद कोई भी बंदा उसका बहुत बड़ा फैन बन जाता था। तो इस तरह से पब्लिक को वो आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि उस आइसक्रीम में दुनिया के सारे टेस्ट डले हुए होते हैं। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करके जोसेफ सालेबैन और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगता है। अब काफी सारे बाहर से भी लोग आने लगते हैं जोसेफ सालेबैन के पास उसकी आइसक्रीम को खाने के लिए। देन बाद में जोसेफ सालेबैन एक काफी ज्यादा फेमस, एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आइसक्रीम मेकर बन जाता है जो दुनिया की सबसे ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम को बनाता है। इसके बाद जोसेफ सालेबैन को काफी सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट भी मिलते हैं उसकी आइसक्रीम की टेस्ट के लिए, जो कि आप अभी आइसक्रीम 6 में रोड के म्यूजियम में देख सकते हो। वो सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट। जोसेफ सालेबैन एकदम पीक पर होते हैं और उनका मानना यह होता है कि उन्होंने जो वो आइसक्रीम की रेसिपी बनाई है, यानी जो वो मशीन बनाई है, तो उनको वो खुद गॉड ने दी है। मतलब गॉड खुद चाहते थे कि वो इस तरह की एक मशीन बनाए। तो अभी आप आइसक्रीम 6 के म्यूजियम में एक पेंटिंग देखते होगे जहां पर गॉड रोड के डैड जोसेफ सालेबैन को कुछ दे रहे हैं। तो बेसिकली उस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाया गया है कि गॉड ने खुद आकर जोसेफ सालेबैन को उनकी आइसक्रीम की रेसिपी बताई या फिर उनको वो मशीन दी। एंड ये पेंटिंग भी जोसेफ सालेबैन ने ही बनवाई थी जिसको अभी रोड अपने म्यूजियम में रखता है। देन इसके अलावा रोड के डैड जोसेफ सालेबैन और भी काफी सारे इन्वेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा कप बनाते हैं जिसका नाम होता है कोल्ड कप, जिस कप में अगर आप अपनी आइसक्रीम को रखते हो तो आप जितना भी चाहो उस कप में अपनी आइसक्रीम को रख सकते हो, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर 5 घंटे। लेकिन जो वो आइसक्रीम है वो नहीं पिघलने वाली अगर वो उस कोल्ड कप के अंदर होगी तो। और ये कोल्ड कप आप अभी रोड के म्यूजियम में देख सकते हो। देन इसी के साथ साथ जोसेफ सालेबैन एक और इन्वेंट करते हैं। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसके थ्रू लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं उनकी आइसक्रीम को। फॉर एग्जांपल वो उस मशीन के थ्रू अपनी आइसक्रीम को थोड़ा बहुत क्रंची बना सकते हैं और इसी के साथ लोग थोड़ा बहुत चेंज और कर सकते हैं अपनी आइसक्रीम में उस मशीन के थ्रू। तो ये मशीन भी जोसेफ सालेबैन बनाते हैं जो काफी ज्यादा सेल आउट होती है और आप अभी इस मशीन को देख सकते हो रोड के सीक्रेट म्यूजियम में। देन इसके अलावा आप उस म्यूजियम में एक बाइक भी देखते होगे। तो ये जो बाइक है ये भी जोसेफ सालेबैन की थी और वो इस बाइक के थ्रू आइसक्रीम की डिलीवरी करा करते थे लोगों के घर में जाकर। म्यूजियम के एक पार्ट में आपको एक मास्क भी देखने के लिए मिलता है जो एक जगह पर रखा हुआ होता है। बेसिकली वो मास्क भी जोसेफ सालेबैन का ही होता है जिसको पहनकर वो अपनी आइसक्रीम को बेचा करते थे और रोड अपने डैड से ही इंस्पायर्ड होता है, तभी वो अपने डैड जैसा मास्क बनाता है और उसको हमेशा पहने रखता है। म्यूजियम में जहाँ पर मास्क रखा हुआ होता है तो उसके राइट हैंड साइड में ही काफी सारे फोटो और देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को और ये फोटोज भी बहुत ही ज्यादा पुराने होते हैं जिसमें जोसेफ सालेबैन होते हैं। जोसेफ सालेबैन के साथ काफी सारे लोग होते हैं और एक फोटो में जोसेफ सालेबैन के साथ एक छोटा सा बच्चा भी होता है। तो देखो ये उस टाइम की फोटो है जब रोड के डैड काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे, काफी सारे लोग बाहर से उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और बहुत सारे लोग उनके साथ फोटो खिंचाते थे। तो अभी जो आप उन फोटोज में वो
सारे लोग देख रहे हो जोसेफ सालिवैन के साथ, वो बेसिकली उनके फैन है जिन्होंने उनके साथ फोटो खिंचाए। और एक फोटो में आप जो बच्चा देखते हो जोसेफ सालिवैन के साथ, सो वो बच्चा और कोई नहीं रोड होता है। और ये फोटो तब का होता है जब रोड अपने डैड के साथ रहा करता था, जब वो काफी ज्यादा छोटा था। तो आई होप सो कि अब आपको इन सारे फोटोज की बैक स्टोरी भी पता लग चुकी होगी। रोड ने म्यूजियम में ही एक और नोटिस बोर्ड लगाया हुआ होता है जहां पर उसने अपने डैड की पूरी स्टोरी लिखी भी होती है कि जोसेफ सालिवैन कौन थे, वो कहां से आए, वो पहले कितने ज्यादा गरीब थे एंड बाद में उन्होंने कितनी ज्यादा तरक्की की, वो कितने ज्यादा फेमस हुए। तो ये पूरी स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है आपको एक नोटिस बोर्ड में। रोड ने ये म्यूजियम इसलिए बनाया हुआ होता है ताकि वो अपने डैड जोसेफ सालिवैन की जर्नी के जितने भी उनसे रिलेटेड सामान थे या फिर जितने भी उनके अवार्ड, सर्टिफिकेट या उनसे रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन थे वो सब कुछ संभाल के रख सके। इसलिए रोड इस म्यूजियम को बनाकर ये सारे सामान को संभाल कर रखता है। और ये म्यूजियम फैक्ट्री के बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पर बना हुआ होता है। तो मैंने आपको म्यूजियम में रखी हर एक आइटम, हर एक फोटो की बैक स्टोरी को डीपली समझा दिया है। आई होप सो कि अब आपको म्यूजियम के सारे ही चीजों का सीक्रेट पता लग चुका होगा। ये वाला सीक्रेट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है ये वाला सीक्रेट बनाने में। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 के सीक्रेट की तरफ। ओके, जो नंबर 4 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है रोड नेवर ईट हिज ओन आइसक्रीम। दैट मीन जो रोड है वो कभी भी अपनी खुद की बनाई आइसक्रीम को नहीं खाता। और ये बात आपने नोटिस भी की होगी, जब रोड की आइसक्रीम बन रही होती है तो उसकी आइसक्रीम बनते वक्त उसके जो रोबोट्स होते हैं वो ही उसके टेस्ट को चेक करते हैं। बाकी जो रोड होता है वो कभी भी अपनी आइसक्रीम को ना ही टेस्ट करता है और ना ही उसको वो कभी खाता है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से रोड कभी भी अपनी आइसक्रीम को नहीं खाता? तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, जो रोड है वो अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए अपने डैड जोसेफ सालिवैन की मशीन का ही यूज करता है। वही मशीन जिसको जोसेफ सालिवैन ने कई साल पहले इन्वेंट किया था अपनी टेस्टी आइसक्रीम बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली रोड भी उस मशीन में चबी बच्चों को डालकर अपनी आइसक्रीम की रेसिपी को बनाता है। और उस रेसिपी को टेस्ट या खाने के बाद कोई भी बंदा बहुत ही ज्यादा कम टाइम में चबी यानी मोटा हो सकता है। दैट्स रीजन रोड कभी भी अपनी आइसक्रीम की रेसिपी को टेस्ट नहीं करता या फिर वो कभी भी अपनी आइसक्रीम को नहीं खाता। वो अपनी आइसक्रीम को बनाते वक्त उसकी रेसिपी को टेस्ट कराने के लिए या फिर उसके टेस्ट को चेक करने के लिए अपने रोबोट्स की हेल्प लेता है, यानी मिनी रोबोट्स की हेल्प लेता है। और ये चीज आप गेम में देख भी सकते हो। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा ये सीक्रेट कि रोड कभी भी अपनी खुद की बनाई आइसक्रीम को नहीं खाता और ना ही कभी आपने रोड को उसकी आइसक्रीम खाते हुए देखा होगा। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 के सीक्रेट की तरफ। ओके, नंबर 3 पर सीक्रेट आता है द अलर्ट ट्रैकिंग सेंसर। देखो यार, आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आप रोड की फैक्ट्री में होते हो देन जैसे ही आपको कोई मिनी रोबोट देख लेता है तो उनमें से कुछ मिनी रोबोट्स आपको देखते ही शोर मचाने लगते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। बेसिकली उनके अंदर से एक सायरन की आवाज आती है, जिस सायरन की आवाज सुनकर रोड को पता लग जाता है कि उस मिनी रोबोट के पास कोई ना कोई घुसपैठिया है और वो उस सायरन की आवाज के थ्रू उस मिनी रोबोट के पास चला जाता है। लेकिन यार, उनमें से कुछ रोबोट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास अगर आप लोग जाते हो तो ना ही वो शोर मचाते हैं, ना ही उनके अंदर से कोई सायरन की आवाज आती है और ना ही वो मिनी रोबोट्स आपके पीछे पड़ते हैं, बट वो साइलेंट तरीके से तेजी से वाइब्रेट होते हैं एंड थोड़े ही टाइम के बाद रोड उस रोबोट के पास पहुंच जाता है। लेकिन यार, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब उस मिनी रोबोट ने शोर मचाया ही नहीं तो रोड को कैसे पता लगा कि उसके पास कोई घुसपैठिया है या फिर कोई ट्रेस पासर है? तो चलो मैं आपको इस चीज का सीक्रेट बता देता हूँ। बेसिकली रोड ने उस टाइप के मिनी रोबोट्स में लगाया हुआ होता है अलर्ट ट्रैकिंग सेंसर। जैसे ही वो रोबोट किसी भी इंसान या ट्रेस पासर को देखता है तो वो मिनी रोबोट एक बहुत ही ज्यादा साइलेंट सिग्नल भेजता है रोड को, जिससे रोड को पता लग जाता है कि उस मिनी रोबोट के पास कोई ट्रेस पासर है और वो उस मिनी रोबोट के सेंसर को ट्रैक करके वहां तक पहुंच जाता है। तो आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा कि रोड की फैक्ट्री में मिनी रोबोट्स भी 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से कुछ के पास होते हैं अलर्ट ट्रैकिंग सेंसर और कुछ के पास होते हैं सायरन्स। तो आई होप सो कि आपको ये वाली बात पता लग चुकी होगी। एंड इसी के साथ साथ रोड ने अपने ये अलर्ट ट्रैकिंग सेंसर अपनी फैक्ट्री के कुछ मेन आने जाने वाले रास्तों पर भी लगाए हुए होते हैं, जिससे अगर कोई भी ट्रेस पासर या घुसपैठिया उसकी फैक्ट्री में घुसे तो ये सेंसर्स उसको एक अलर्ट सिग्नल भेज सकें और रोड को पता लग जाए कि उसकी फैक्ट्री में कोई घुस आया है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि रोड अपनी फैक्ट्री में कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो यार, ये था हमारे नंबर 3 का सीक्रेट। बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 2 पर सीक्रेट आता है द मैटी रोबोट सीक्रेट। देखो यार, अगर आपने आइस क्रीम 6 गेम खेला है तो आपने वहां पर एक रोबोट देखा होगा जिसका नाम होता है मैटी। और ये रोबोट काफी ज्यादा स्कैरी होता है देखने में, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड भी हैं कि ये मैटी रोबोट आया कहां से या फिर रोड ने इस रोबोट को क्यों बनाया, कब बनाया और किस लिए बनाया। तो ठीक है यार, मैं आपको बता देता हूँ इस रोबोट की बैक स्टोरी कि रोड ने इस रोबोट को क्यों बनाया। देखो, ये बात है तब की जब रोड की फैक्ट्री में मैटी रोबोट नहीं थी या फिर जब रोड ने मैटी रोबोट को नहीं बनाया था, तो तब रोड को ही मैटी रोबोट का सारा
काम करना पड़ता था। बेसिकली अभी जो मैटी सारा काम करती है, मतलब मिनी रोबोट्स को कंट्रोल करना, आइसक्रीम को बनाना, उनको हैंडल करना, तो ये सारा काम पहले रोड किया करता था अपनी फैक्ट्री में। वो सारे मिनी रोबोट्स को हैंडल किया करता था। देन अपनी आइसक्रीम को बनाना, सारे ही मिनी रोबोट्स पे नजर रखना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर देना कि उनको अभी क्या क्या करना है, ये सारे काम करने पड़ते थे रोड को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि रोड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। रोड पूरा टाइम उन मिनी रोबोट्स पर नजर रखता था, उनको ऑर्डर देता था, अपनी आइसक्रीम बनाता रहता था, जिसकी वजह से रोड का पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता था और वो बाहर जाकर अपनी आइसक्रीम को नहीं बेच पा रहा था और ना ही बच्चों को किडनैप कर पा रहा था, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब रोड को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसका ये सारा काम कर सके और उसको टाइम मिल सके बच्चों को किडनैप करने का और अपनी आइसक्रीम को बेचने का, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन चाहते हुए भी रोड किसी भी इंसान को अपना पार्टनर नहीं बना सकता था, या फिर वो इस काम के लिए किसी भी इंसान को नहीं रख सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी इस फैक्ट्री का सीक्रेट किसी को भी पता लगे एंड वो और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाए। दैट्स व्हाई रोड एक ऐसा लीडर रोबोट बनाता है जो रोबोट उसकी जगह काम कर सकता है, और उस रोबोट का नाम होता है मैटी रोबोट। मैटी रोबोट को बनाने के बाद अब मैटी रोबोट ही रोड का सारा काम करने लगी थी। जो सारा काम पहले रोड किया करता था अब वो मैटी करती थी, जैसे सारे ही मिनी रोबोट्स को कंट्रोल करना, आइसक्रीम को बनाना। ये बात आपने आइसक्रीम 6 में नोटिस भी की होगी कि जो मैटी रोबोट होती है वो सारे ही मिनी रोबोट्स पे नजर रखती है, वो आइसक्रीम की रेसिपी को भी खुद ही टेस्ट करती है। मैटी सारे ही मिनी रोबोट्स को काम बताती है, वो उनको कंट्रोल करती है, और अगर कोई भी मिनी रोबोट गलती करता है तो वो उनको डांटती भी है। तो ये चीज आपने नोटिस की होगी। इस तरह जो मैटी होती है वो रोड का सारा काम करने लगती है, और रोड को भी अब काफी सारा टाइम मिल जाता है बच्चों को किडनैप करने का और अपनी आइसक्रीम को बेचने का। एंड दैट्स व्हाई रोड ने इस मैटी रोबोट को बनाया हुआ होता है। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा, जो आप आइसक्रीम 6 में मैटी रोबोट देखते हो तो उसको रोड ने किस काम के लिए बनाया और क्यों बनाया। तो इसकी बैक स्टोरी आप लोगों को पता लग चुकी होगी। ओके, तो ये था हमारे नंबर 2 का सीक्रेट। अभी बढ़ते हैं नंबर 1 और लास्ट सीक्रेट की तरफ। नंबर 1 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है द कटसीन सीक्रेट। देखो यार, अगर आपने आइसक्रीम 6 खेला है तो आपने वहां पर एक कटसीन देखा होगा। उस कटसीन में आपको इविल नन दिखाई जाती है। इविल नन के साथ साथ आपको उस कटसीन में एक और नॉर्मल नन दिखाई जाती है। बेसिकली बाद में जो इविल नन होती है वो उस नॉर्मल नन को मार देती है या फिर उसको पोजेस कर देती है। देन वहीं पर ये कटसीन खत्म हो जाता है। तो ये जो कटसीन है इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, तो देखो यार, इस कटसीन के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, जो इविल नन है वो शुरू से इविल नन नहीं थी, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इविल बनी थी। उससे पहले वो एक नॉर्मल इंसान थी, हमारी तुम्हारी तरह। जब इविल नन पैदा हुई थी तो वो एक निशान के साथ पैदा हुई थी। उसकी बॉडी पर बेसिकली एक उल्टा क्रॉस बना हुआ था जिसको डेविल का निशान या फिर डेविल का साइन माना जाता है। तो इविल नन उस निशान के साथ पैदा हुई थी। इविल नन के पैदा होने के बाद जो उसकी फैमिली थी या फिर जो उसके पेरेंट्स थे, तो उनकी लाइफ में काफी सारी गलत चीजें होने लगती हैं। उनके साथ बहुत ज्यादा गलत काम होने लगता है। लाइक जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं, और ऐसे ही करते करते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब जो इविल नन के पेरेंट्स होते हैं वो इन सारी चीजों की वजह, वो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ इविल नन को ही समझते हैं, बिकॉज ऑफ उसकी बॉडी पर एक उल्टा क्रॉस का निशान था जिसको डेविल का साइन माना जाता है। तो उस निशान की वजह से इविल नन के पेरेंट्स उसको एक कज़िड चाइल्ड समझते हैं, यानी एक शापित बच्चा समझते हैं जिसके ऊपर डेविल का साया है। दैट्स व्हाई इविल नन के पेरेंट्स उसको एक चर्च में छोड़ने का फैसला ले लेते हैं, जिससे जो उनकी लाइफ है वो ठीक हो सके और इविल नन को भी उस चर्च की नन आराम से पाल सके और इविल नन का इलाज हो सके या फिर वो ठीक हो जाए उस चर्च में रहकर। तो अब क्या होता है यार, इविल नन के पेरेंट्स फाइनली उसको एक चर्च में छोड़ देते हैं, लेकिन यार उस चर्च की जो नन होती हैं वो इविल नन को रखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती हैं। वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो नन्स भी उसको एक डेविल कज़िड यानी शापित चाइल्ड मानती हैं जिसके ऊपर डेविल का साया है। लेकिन यार उस चर्च की जो हेड नन होती है वो इविल नन को रखने के लिए तैयार हो जाती है। एंड फाइनली अब इविल नन उस चर्च में रहना स्टार्ट कर देती है, और कुछ टाइम के बाद इविल नन का नाम वो वाले चर्च में रख दिया जाता है सिस्टर मैडलिन, और यहीं से उसका नाम पड़ता है सिस्टर मैडलिन। देन ऐसे ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। काफी सालों के बाद इविल नन अब काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बड़े होने के बाद भी जो उसके चर्च की काफी सारी नन्स थी, मतलब मोस्ट ऑफ नन उससे बहुत ज्यादा हेट करती थी, बहुत ज्यादा नफरत करती थी उसके निशान की वजह से। वो सारी नन इविल नन यानी सिस्टर मैडलिन को हमेशा बोलती थी कि तू एक शापित लड़की है जिसके ऊपर डेविल का साया है, और तू एक डेविल प्रीस्ट है, एक कज़िड इंसान है। दूसरी नन्स की ये वाली बात सुनकर सिस्टर मैडलिन बहुत ज्यादा दुखी होती थी, वो काफी ज्यादा रोती थी, बिकॉज ऑफ उसको ये सारी बातें सुनने के लिए मिलती थी उसके बॉडी पर एक उल्टे क्रॉस के साइन की वजह से, एक निशान की वजह से, जिसको लोग शापित समझते थे और उसको एक कज़िड इंसान समझते थे, डेविल डॉटर समझते थे। तो अब क्या होता है, इविल नन के माइंड में एक सवाल आता है कि क्या वो सच्ची में एक डेविल प्रीस्ट है, एक डेविल डॉटर है, या फिर एक शापित लड़की है, क्योंकि सारे ही लोग उसको हर टाइम यही बोलते रहते थे। और उसकी
बॉडी पर जो उल्टे क्रॉस का निशान है, तो क्या वो सच में एक डेविल का निशान है जो उसको एक डेविल ने दिया है? ये सारे सवाल चल रहे थे सिस्टर मैडलिन के मन में। इस चीज का आंसर पाने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए जो उसके मन में चल रहा था उस टाइम पर, इविल नन यानी सिस्टर मैडलिन ब्लैक मैजिक में जाना चाहती है। वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही अपने इस आंसर को पाना चाहती है। तो अब क्या होता है, सिस्टर मैडलिन एक ब्लैक मैजिक की बुक लेकर आती है और वो डार्क मैजिक में ढूंढना स्टार्ट कर देती है अपने क्वेश्चन का आंसर। एंड ऐसे ही करते करते काफी ज्यादा दिन निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम के बाद इविल नन को समझ में आता है कि रियल में डार्क मैजिक है क्या और इसके थ्रू कोई भी इंसान कितनी ज्यादा पावर पा सकता है। यह चीज देखकर सिस्टर मैडलिन के मन में एक लालच आता है कि क्यों ना वो भी रियल में एक डेविल प्रीस्ट बनकर वो सारी ब्लैक मैजिक की पावर्स को पाले, वो सारी ब्लैक मैजिक की पावर्स को लेकर एक पावरफुल इंसान बन जाए। और वैसे भी उसको सारे ही लोग एक डेविल प्रीस्ट बोलते थे, एक शापित लड़की बोलते थे जिसके ऊपर डेविल का छाया होता है। तो अब क्या होता है, सिस्टर मैडलिन ऐसा ही करती है। वो अपने ही चर्च में छुप छुप कर, मतलब वो किसी भी नन को पता नहीं लगने देती, एंड वो चुपके डार्क मैजिक के रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है। और वो ऐसे ही काफी सारे रिचुअल करती है बहुत ज्यादा टाइम तक। देन फाइनली उसको उन रिचुअल के थ्रू काफी सारी डार्क मैजिक की पावर्स मिल जाती है और अब वो एक नॉर्मल नन से एक इविल नन बन जाती है, जैसा कि लोग उसको बोलते थे, जैसा लोग उसको समझते थे। इस तरह से सिस्टर मैडलिन बनती है इविल नन। इसके बाद भी इविल नन उस चर्च में काफी सारे रिचुअल करती रहती है, लेकिन वो इस बात का किसी भी नन को पता नहीं लगने देती। वो चुपके ये सारे रिचुअल करती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इविल नन एक रिचुअल कर रही होती है ब्लैक मैजिक का, तो इतने में ही एक नॉर्मल नन इविल नन को वो रिचुअल करता हुआ देख लेती है। देन जैसे ही वो नॉर्मल नन इविल नन को देखती है रिचुअल करते हुए, तो इविल नन उस नॉर्मल नन को पोजेस्ट कर देती है, जिससे वो नॉर्मल नन किसी को भी उसके बारे में ना बता सके। तो अब जो आप आइसक्रीम 6 में वो कट सीन देखते हो जिसमें इविल नन एक नन को पोजेस्ट कर देती है, तो ये कट सीन उसी टाइम का होता है जब इविल नन एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल कर रही होती है और उसको एक नन देख लेती है, देन वो नन को पोजेस्ट कर देती है। तो आई होप सो कि अब आपको आइसक्रीम 6 के वो वाले कट सीन की बैक स्टोरी पता लग चुकी होगी। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये वाले सीक्रेट में इविल नन की स्टोरी भी समझा दी है थोड़ी सी। तो यस, यही था हमारे नंबर 1 और लास्ट का सीक्रेट। तो ओके, ये थी हमारे आइसक्रीम 6 गेम के टॉप 5 सीक्रेट की वीडियो। एंड आई होप सो कि आपको इस वीडियो के थ्रू काफी सारे सीक्रेट जानने के लिए मिले होंगे, जैसे उस मेटी रोबोट का क्या सीक्रेट है, रोड के उस म्यूजियम का, और उस इविल नन के कट सीन का क्या सीक्रेट है। तो ये सारे सीक्रेट आपको जानने के लिए मिले होंगे। एंड इसी के साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में जोसेफ सालेबेन की पूरी बैक स्टोरी समझा दी है। मैंने आपको उनकी फुल स्टोरी बताई है और इविल नन की स्टोरी भी मैंने आपको ये वाली वीडियो में बता दी है, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक, एंड आई होप सो कि आप लोग पूरा करा दोगे उस लाइक टारगेट को। बस आप लोग को एक बटन दबाना है, देन ऑटोमेटिकली लाइक टारगेट पूरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे कमेंट करके बताना, जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, मेरे न्यू सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने उस पर माइनक्राफ्ट का फर्स्ट एपिसोड डाल दिया है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गेम प्ले देखने में, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो वाला चैनल भी पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, वहां पर भी जाकर वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।